नमस्कार दोस्तों। कैश फ्लो बनाने का दो मेथड है। एक आपका डायरेक्ट मेथड है, दूसरा आपका इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड हमने अपने पिछले वीडियो में कवर उसको किया हुआ है। आज जो है इनडायरेक्ट मेथड के ऊपर बात होगी। डायरेक्ट मेथड समझने में थोड़ा आसान होता है, इनडायरेक्ट मेथड में थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत होता है। इसीलिए जनरली आदमी ये बोलता है कि आपको जो बोलना है डायरेक्टली बोलिए, इनडायरेक्टली मत बोलिए। इनडायरेक्टली का मतलब हुआ कि उसके बातों को समझने में हमको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन डायरेक्ट में क्या है कि डायरेक्ट में हमको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट में थोड़ा लगाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट मेथड आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर से शुरू होता है। इनडायरेक्ट मेथड जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नीचे से शुरू होता है। अब जो है नीचे से शुरू होता है, तो मान लीजिए कि नेट प्रॉफिट जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आया, वो तो सारा खर्चा वर्चा सब कुछ घटाने, यानी इनकम भी उसमें कंसिडर हो गया है, खर्चा भी सारा कंसिडर करने के बाद आपका लास्ट में नेट प्रॉफिट बचता है। तो यानी उसमें सारा ट्रांजैक्शन का चाहे प्लस चाहे माइनस हो चुका है। तो अगर आप जो है नेट प्रॉफिट से शुरू करेंगे तो आपको ये देखना होगा कि जो ट्रांजैक्शन ऑलरेडी प्लस या माइनस हो चुका है उसमें कौन सा ऐसा ट्रांजैक्शन है जिससे मेरा कैश जो है इफेक्ट कर रहा है, और कौन सा ऐसा ट्रांजैक्शन है जिससे मेरा कैश इफेक्ट नहीं कर रहा है। तो जैसे मान लीजिए कि आपका डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन में किसी तरह का कैश फ्लो यानी कैश का इनफ्लो चाहे आउटफ्लो जो है नहीं होता है। आप जो भी फिक्स एसेट परचेज किए हैं, इनकम टैक्स चाहे कंपनी एक्ट के मुताबिक एक रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है कि आपने कोई भी फिक्स एसेट परचेज किया है, उसका एक साल यूज करने के बाद उसका वैल्यू इतना से जो है कम हो जाएगा। तो मान लीजिए कोई एसेट्स आपने 5 लाख में परचेज किया और उसका साल के अंत में डेप्रिसिएशन लगाने के बाद उसका वैल्यू बचा 3 लाख रुपया। 2 लाख रुपया तो आपका लॉस है। वो लॉस जो है किस लिए है? क्योंकि वो लॉस आपका जो बिजनेस है, जिस तरह का आपका एक्टिविटी है, वो लॉस उसके कारण है। इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहे कंपनी एक्ट में ये अलाउ किया गया है कि जो भी आपका लॉस हुआ है, अगर वो लॉस बिजनेस से रिलेटेड है तो आप उसको एज ए डिडक्शन चाहे एक्सपेंसेज आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा सकते हैं, ताकि आपका नेट प्रॉफिट जो है कम हो के, क्योंकि इनकम टैक्स जो लगता है आपको नेट प्रॉफिट के ऊपर ही लगता है। तो आपका जितना ज्यादा नेट प्रॉफिट होगा आपको इनकम टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा। इसीलिए अगर मान लीजिए कि डेप्रिसिएशन अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज ए एक्सपेंसेज के तौर पे दिखा दिए हैं, तो आप मेरा जो है नेट प्रॉफिट कम होगा, और नेट प्रॉफिट कम होगा तो हमको टैक्स देने की भी जरूरत कम है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है आपका एक्रूअल बेसिस पे बनता है। अगर एक्रूअल बेसिस पे बनता है, यानी अगर कोई खर्चा चाहे इनकम ऐसा है जो आपको मॉनेटरी टर्म में रिसीव नहीं हुआ है, चाहे मॉनेटरी टर्म में आप उसको पेमेंट नहीं किए हैं, लेकिन आप जो आपका जो है उस पीरियड से रिलेटेड, उस अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड जितना आपका एक्सपेंसेस हो रहा है, आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिडक्शन आप उसका ले लीजिए। तो मान लीजिए कि उस एक्सपेंसेस का भले आपने पूरा पेमेंट नहीं किया, जैसे आपका रेंट हो गया, रेंट का पेमेंट आपने 8 महीना ही किया, लेकिन 4 महीने का रेंट अभी भी ड्यू है, लेकिन आप डिडक्शन जो है पूरे साल का लेंगे। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पूरे साल का जो आपका रेंट है, अगर 10,000 रुपया पर मंथ है तो आप 1,20,000 रुपया टू रेंट
दिखा के 1,20,000 रुपया आप प्रॉफिट में से उसको लेस करेंगे। लेकिन एक्चुअल में अगर आपने 8 महीना ही पेमेंट किया है तो कैश इफेक्ट आपका जो है 10,000 के हिसाब से 8 महीना यानी 80,000 रुपया ही कैश में इफेक्ट आया। लेकिन आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से आपका कैश यानी प्रॉफिट में टोटल 1,20,000 का इफेक्ट गया, यानी आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट था, ग्रॉस प्रॉफिट में से 1,20,000 रुपया घट गया। उसी तरह आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है कि कंपनी को स्टार्ट करने से पहले जो भी आपका खर्चा होता है वो आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है। तो मान लीजिए कि उसका नियम है कि जो भी आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हुआ है उसको आप अगले 5 साल में, सपोज करिए कि आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस स्टार्टिंग में 50,000 रुपया है और आपको इनकम टैक्स में ये बोला गया है कि इस 50,000 रुपया को अगले 5 साल में प्रोपोर्शनेटली यानी हर एक साल 10,000 रुपया एज ए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा के आप अपने प्रॉफिट को जो है कम कर लीजिए। तो मान लीजिए कि आप जिस अकाउंटिंग पीरियड का जो है आप कैश फ्लो बना रहे हैं उस अकाउंटिंग पीरियड में उस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के बदले में मेरा कैश का आउटफ्लो हुआ है कि नहीं। लेकिन यहां पे कैश का मतलब सिर्फ जो है ये मत सोचिएगा कि सिर्फ गांधी जी, यहां कैश का मतलब होगा गांधी जी प्लस कंपनी का जो बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस में कितना पैसा आया और कितना पैसा कंपनी के अकाउंट से गया, ये दोनों को मिला के आपका कैश फ्लो बनता है। तो इनडायरेक्ट मेथड में हमेशा आपको नीचे से शुरू करना होता है। अब मान लीजिए कि आपको कैश का बैलेंस निकालना है। सपोज करिए कि कोई ऐसा एक्सपेंसेस जिसमें कैश का ना इनफ्लो है ना कैश का आउटफ्लो है। अगर आपका नेट प्रॉफिट में, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्रूअल बेसिस के हिसाब से बनने के कारण वो हम खर्चा में उसको दिखाए, खर्चा में दिखाए तो मेरा नेट प्रॉफिट जो है घट गया। तो अगर हम नेट प्रॉफिट से शुरू कर रहे हैं तो नेट प्रॉफिट में अगर सपोज करिए कि हम रेंट का ही लें, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आया है मेरा 1,20,000 रुपया घटने के बाद आया है, लेकिन एक्चुअल में हम 8 महीने का ही रेंट पे किए हैं। तो यानी मेरा कैश जो है 80,000 रुपया ही गया है। अगर हमको कैश का बैलेंस निकालना है, चूंकि हम नेट प्रॉफिट से शुरू किए हैं, नेट प्रॉफिट मेरा 1,20,000 रुपया से घटने के बाद ये बैलेंस है। और अगर हमको कैश का बैलेंस यानी कैश के मुताबिक जो है कितना जो है नेट प्रॉफिट होना चाहिए कैश के मुताबिक, तो हम क्या करेंगे कि 4 महीने का रेंट इसमें जो है, चूंकि इस फाइनेंशियल ईयर में 4 महीने का रेंट पेड नहीं हुआ है, जिसको हम ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय घटा चुके हैं। अगर हम कैश के मुताबिक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना चाहते हैं तो वो हमको 40,000 रुपया इसमें ऐड करना होगा। उसी तरह आपका डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन से भी किसी तरह का कैश में इफेक्ट जो है नहीं आता है, लेकिन मेरा प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एज पर प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट जो एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के मुताबिक है, डेप्रिसिएशन मेरा ऑलरेडी खर्चा में दिखाने के बाद ये बचा हुआ नेट प्रॉफिट है। चूंकि लेकिन एज पर कैश फ्लो के मुताबिक डेप्रिसिएशन में किसी तरह का कैश फ्लो जो है यानी कंपनी का पैसा कहीं नहीं जाता है। तो अगर हमको जो है कैश फ्लो के मुताबिक नेट प्रॉफिट बनाना है तो डेप्रिसिएशन का भी फिगर हमको ऐड करना होगा। उसी तरह आपको जो है हर एक ट्रांजैक्शन में देखना होगा कि कौन ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें कैश का
आउटफ्लो चाहे इनफ्लो है कि नहीं है। जिसमें कैश का आउटफ्लो चाहे इनफ्लो नहीं है, वो आइटम जो है, जो आपका नेट प्रॉफिट है, उसमें ऐड चाहे लेस होगा। तो आपको जो है हर एक ट्रांजैक्शन का रिकॉन्सिलेशन जो है करना पड़ेगा कि रेंट में मेरा पूरे साल का पेमेंट हुआ है कि नहीं, सैलरी में मेरा पूरे साल का पेमेंट हुआ है कि नहीं, ट्रेवलिंग एंड एक्सपेंसेज में जो है जो भी मेरे पास बिल आया उसका हम पूरा का पूरा पेमेंट किए कि नहीं। यानी बिजनेस से रिलेटेड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हो चाहे डायरेक्ट एक्सपेंसेज हो, आपको उसमें देखना होगा कि इसमें मेरा जो है पूरा का पूरा पेमेंट हुआ है कि नहीं। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्रूअल बेसिस के मुताबिक जो है जिस अकाउंटिंग पीरियड का हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, भले उसका पेमेंट एक्चुअल में हुआ हो चाहे ना हुआ, हमको जो है पूरा एक्सपेंसेस क्लेम करना अलाउ है। सेल का भी जो है, सेल में मान लीजिए कि सेल में क्योंकि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेल है, अब वो सेल में कितना कैश सेल है कितना क्रेडिट सेल है उस फिगर को देख के समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन वो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट में गया हुआ ये नेट प्रॉफिट में उसका भी इफेक्ट है। लेकिन वो आपको जो है कहां से मालूम चलेगा, अगर ट्रेडिंग अकाउंट में जो मेरा सेल है, अगर सेल पूरा का पूरा कैश में होगा तो मेरा सन्डी डेटर का बैलेंस जो है नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर उस सेल में से कुछ सेल मेरा क्रेडिट में है तो मेरा क्या होगा कि सन्डी डेटर का बैलेंस जो है बढ़ जाएगा, जो आपका बैलेंस शीट के करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी परचेज के कंडीशन में आप जितना भी परचेज किए हैं, अगर पूरा का पूरा कैश में परचेज किए हैं तो आपका सन्डी क्रेडिटर जो है नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर आपका क्रेडिट परचेज है तो आपका सन्डी क्रेडिटर बढ़ेगा। अब जैसे मान लीजिए कि आपने 5 लाख रुपये का टोटल आपका परचेज है, ओपनिंग में आपका सन्डी क्रेडिटर जो है 50,000 का है, ठीक है। लेकिन क्लोजिंग में सन्डी डेटर आपका सन्डी क्रेडिटर जो है 70,000 रुपया है। तो चूंकि 50,000 रुपया ओपनिंग में था, अब अगर हम 5 लाख रुपये का परचेज किए हैं, अगर हम 5 लाख रुपया उसको पूरा का पूरा पेमेंट दे देते तो जो मेरा ओपनिंग में बैलेंस है वही मेरा क्लोजिंग में भी बैलेंस होगा। लेकिन क्लोजिंग में देखिए कि ओपनिंग में जितना है उससे क्लोजिंग में 20,000 रुपया बढ़ के 70,000 रुपया हो गया। अब ये 20,000 रुपया जो है कहां से बढ़ा, तो ये 20,000 रुपया मान लीजिए कि आपने 5 लाख रुपये का टोटल परचेज किया है, तो उसमें से आप 4,80,000 रुपया ही सन्डी क्रेडिटर को पेमेंट किए हैं। 20,000 रुपया इस साल का आपका क्रेडिट परचेज है, वही 20,000 रुपया प्लस ओपनिंग का 50,000 रुपया जोड़ के आपका हो गया 70,000 रुपया। वैसे ही जैसे सेल में मान लीजिए कि आपने 5 लाख रुपये का सेल किया, ओपनिंग में आपका सन्डी डेटर था 50,000 रुपया कि हमको सन्डी डेटर से 50,000 रुपया लेना अभी ड्यू है। लेकिन आपका क्लोजिंग में वही सन्डी डेटर हो गया 70,000 रुपया। तो अगर आपने 5 लाख रुपये का इस साल का सेल, आपका इस साल का सेल है, लेकिन ओपनिंग में सन्डी डेटर आपका 50,000 है, क्लोजिंग में आपका सन्डी डेटर 70,000 रुपया हो गया। अब ये 20,000 रुपया जो बढ़ा, अब ये 20,000 रुपया कहीं ना कहीं से बढ़ा होगा, कहां से आया ये 20,000 रुपया? ये 20,000 रुपया यहीं से आया कि जो इस साल आपने 5 लाख रुपये का सेल किया है उसमें से 4,80,000 रुपया ही आपका कैश सेल है, 20,000 रुपया आपका क्रेडिट सेल है, वही 20,000 रुपया आपका इस साल 70,000 रुपया, 50,000 रुपया शुरू का, 20,000 रुपया इस साल का क्रेडिट सेल मिला के आपका 70,000 रुपया हो गया। तो कैश फ्लो आपको जो है ना 3 पार्ट में होता है। कैश फ्लो फ्रॉम
ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वही ट्रांजैक्शन जाता है जो बिजनेस से जो है इनडायरेक्टली रिलेटेड होता है। तो अगर मान लीजिए कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको निकालना है तो आपको क्या करना होगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी कैश को नजर में रख के आपको कितना कैश जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया है। अगर आप जो है नेट प्रॉफिट से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको नेट प्रॉफिट उस लेवल पे लेके जाना होगा कि कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से नेट प्रॉफिट कितना होगा। तो आपको उसमें डेप्रिसिएशन को ऐड कर देना होगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, यानी आपको ये ध्यान देना होगा कि ऐसा कौन सा ऐसा एक्सपेंसेज है जिसमें कैश का चाहे इनफ्लो चाहे आउटफ्लो नहीं हुआ है। अगर जिस ट्रांजैक्शन में कैश का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं है लेकिन वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाने के बाद उसका इफेक्ट नेट प्रॉफिट में आया हुआ है और उसका इफेक्ट नेट प्रॉफिट में प्लस है कि माइनस है, उसी के मुताबिक आपको कैश फ्लो एज नेट प्रॉफिट एज पर कैश फ्लो आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका इंटरिम डिविडेंड भी होता है। इसका एक फॉर्मेट है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में होता है कि कंपनी ने फिक्स एसेट्स में कितना इन्वेस्ट किया, चाहे कंपनी कहीं और कंपनी में जो है कितना इन्वेस्ट किए, इसको हम लोग बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जैसे मान लीजिए ने कंपनी ने कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, कंपनी ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है, तो मान लीजिए कि इससे रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होगा, यानी जो ट्रांजैक्शन आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का है, उस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से चाहे कंपनी में कैश आए चाहे कैश जाए, तो इस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही आएगा। जैसे मान लीजिए कंपनी ने जो है इन्वेस्टमेंट की है, उसके ऊपर जो है इंटरेस्ट आया है, वो इंटरेस्ट मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में है, उससे मेरा नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो अगर हमको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है तो जो आइटम जो है मेरा नेट प्रॉफिट को बढ़ा दिया है उसको हम वहां से लेस कर देंगे और उस फिगर को हम जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेके आएंगे इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वही ट्रांजैक्शन जाएगा जो उस बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड है। ये इन्वेस्टमेंट का एक्टिविटी है, कंपनी के पास सरप्लस पैसा था, कंपनी ने उस पैसे को इन्वेस्ट की, तो इसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। तो आपको जो है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में कंपनी ने कोई फिक्स एसेट परचेज किया, कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट किया, कंपनी ने कोई फिक्स एसेट सेल किया, कंपनी को जो है इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट आया। तो अगर मान लीजिए कि ये सारा ट्रांजैक्शन अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है तो अगर प्लस है तो उसको माइनस करेंगे, माइनस है तो उसको प्लस करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई फिक्स एसेट्स कंपनी ने बेचा, उसके ऊपर कंपनी को 2000 रुपये का लॉस हुआ, क्योंकि वो फिक्स एसेट बिजनेस में यानी बिजनेस की एक्टिविटी में ही लगा हुआ है और उस एसेट्स को बेचने से 2000 रुपये का लॉस आया है, तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज ए एक्सपेंसेस के तौर पे डिडक्शन हमको अलाउ है, लेकिन उसमें एक्चुअल में कैश का इनफ्लो चाहे आउटफ्लो नहीं हुआ। लॉस में कैश का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होता,
उस एसेट्स को कितने में बेचे। सपोज करिए कि कोई एसेट्स कंपनी के लिए 5,000 का था, कंपनी ने उसको 3,000 रुपया में बेच दिया। कंपनी में आया कितना, 3,000 रुपया, लेकिन कंपनी को जो 2,000 रुपये का लॉस हुआ, वो लॉस आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एक्सपेंसेस के तौर पर डिडक्शन मिलता है, उससे आपका नेट प्रॉफिट घट जाएगा। तो जब हमको एज पर कैश फ्लो के मुताबिक नेट प्रॉफिट निकालना है तो वो लॉस ऑन फिक्स एसेट्स को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि उसमें कैश का किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं है। उसी तरह आपको जो है इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में होता है कि कंपनी में कितना, कंपनी को कौन कौन सोर्स से कितना कैश आया। इक्विटी शेयर को इशू करके कितना फंड आया, प्रेफरेंस शेयर को इशू करके कितना फंड आया, डिवेंचर को इशू करके कितना फंड आया, कंपनी ने अगर कोई लॉन्ग टर्म लोन लिया है उससे कितना आया, अगर कंपनी किसी तरह का कोई लोन ली है तो उससे जो है कितना पैसा आया। तो अब मान लीजिए कि जब इसका इनकमिंग का रिकॉग्निशन हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कर रहे हैं तो इस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड अगर कोई आउटगोइंग भी होगा तो हमको इसी हेड में जो है करना होगा। मान लीजिए ना, इक्विटी शेयर के ऊपर आपने जो है डिविडेंड दिया, फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, तो ये सारा क्या है कि इक्विटी शेयर से रिलेटेड है। तो अगर ये ट्रांजैक्शन मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज ए एक्सपेंसेस के तौर पे उसको हम लेस किए हैं और उससे मेरा नेट प्रॉफिट घटा है, तो हम क्या करेंगे कि वहां पे उसको जोड़ देंगे और फिर अगर इसके बदले में मेरा कैश इफेक्ट हुआ है तो इसको हम यहां पे लिखेंगे कि इतना से मेरा जो है इस हेड में इतना कैश आउटफ्लो हुआ है। वैसे ही अगर बैंक का कोई लोन है, अगर बैंक का लोन के ऊपर आपका इंटरेस्ट जा रहा है तो वो इंटरेस्ट मेरा जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा, उसको हमको भी यहीं पे लिखना होगा कि जो हमने लोन लिया उसके बदले में कितना इंटरेस्ट पेमेंट किया और उस लोन का कितना हमने रीपेमेंट किया। तो आपको जो है इनडायरेक्ट एक्टिविटी में हमेशा नीचे से शुरू होता है और आपको जो है पूरा करेंट एसेट्स का एनालाइज करना होता है, करेंट लायबिलिटी का एनालाइज करना होता है, क्योंकि करेंट एसेट्स में जो जो आइटम है, जैसे सपोज करिए कि सन्डी डेटर, सन्डी डेटर आपका कौन कंडीशन में बढ़ेगा, जब आपका क्रेडिट सेल होगा तभी आपका सन्डी डेटर भी बढ़ेगा। तो मान लीजिए कि क्रेडिट सेल में क्या होता है, क्रेडिट सेल में यानी कंपनी को कैश नहीं मिलता है, तो अगर हम वही लॉजिक सन्डी डेटर में लगाए कि अगर मेरा सन्डी डेटर बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा नेट प्रॉफिट, जो हम सेल यानी नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हम सेल जो है पूरा का पूरा दिखा दिए थे, लेकिन उसमें बाइफिकेशन हम नहीं किए थे कि कितना उसमें मेरा कैश सेल है और कितना मेरा क्रेडिट सेल है। तो अगर क्योंकि वो नेट प्रॉफिट में उसका एडजस्टमेंट नहीं है सेल का, तो अब हम क्या करेंगे कि जब मेरा सन्डी डेटर बढ़ रहा है, सन्डी डेटर मेरा बढ़ गया, पिछले साल जितना था उससे सन्डी डेटर मेरा बढ़ गया, तो जितना से बढ़ा यानी उतना पैसा कंपनी को नहीं आया है। वैसे ही आपका स्टॉक जो है, मान लीजिए कि पिछले साल जितना क्लोजिंग स्टॉक था लेकिन इस साल आपका क्लोजिंग स्टॉक उससे बढ़ गया, इसका मतलब हुआ कि वो स्टॉक आपका जो है आगे सेल नहीं हुआ, वो आपका एज इट इज जो है पड़ा हुआ है, यानी जो मटेरियल आपने परचेज किया वो उसको आप मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो जब मॉनेटरी टर्म में आप कन्वर्ट नहीं कर पाए तो उतना से भी आपका कैश में इफेक्ट आएगा ही आएगा। तो करेंट एसेट्स बढ़ने से क्या होता है कि करेंट एसेट्स बढ़ने से
आपका कैश में जो है उसका इफेक्ट आता है। कैश फ्लो यानी करेंट एसेट तभी बढ़ेगा, चाहे कैश का ले लीजिए चाहे स्टॉक का ले लीजिए, अगर आपको कैश नहीं आया है, आपका उधारी में सेल है। और करेंट लायबिलिटी बढ़ने, करेंट लायबिलिटी कौन कंडीशन में बढ़ता है कि आपको पेमेंट करना था लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया, आपके कंपनी से कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ, तो वैसे कंडीशन में आपका करेंट लायबिलिटी बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आपने मटेरियल परचेज किया, अगर आप जिससे मटेरियल परचेज किए अगर उसको पूरा का पूरा पेमेंट कर दिए तो आपका सिंडिकेटर में कोई बैलेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने जितने का मटेरियल परचेज किया उसमें से कुछ पेमेंट आपने किया और कुछ पेमेंट आपने नहीं किया, तो उसका जो बच गया है वो मेरा सिंडिकेटर में आएगा। क्योंकि आप वहां पे लिखे हैं कि टू परचेज, अगर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बना रहे हैं तो वहां पे लिखते हैं टू परचेज 5 लाख रुपया। अब वो जो है 5 लाख रुपया यानी एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के मुताबिक जो नेट प्रॉफिट आया उसके मुताबिक जो 5 लाख रुपया का हमने पेमेंट कर दिया है। लेकिन मेरा सन्ड्री क्रेडिटर में 1 लाख रुपया है, ओपनिंग में सपोज करिए कि 0 है। इस साल हमने 5 लाख रुपया का परचेज किया, वो 5 लाख रुपया मेरा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 5 लाख रुपया यानी नेट प्रॉफिट के मुताबिक हमने 5 लाख रुपये का पेमेंट कर दिया है। लेकिन सिंडिकेटर के बैलेंस में मेरा 1 लाख रुपये का बैलेंस जो है, यानी कंपनी के ऊपर ये लायबिलिटी है कि अगला आदमी को 1 लाख रुपया देना है। तो अब वो लायबिलिटी कैसे क्रिएट हुआ? अगर हम 5 लाख रुपया पूरा का पूरा पेमेंट कर दिए होंगे तो वो मेरा लायबिलिटी आता नहीं, लेकिन उस मेरे लायबिलिटी में सिंडिकेटर में 1 लाख रुपये का बैलेंस शो कर रहा है कि फलाना पार्टी को हमको 1 लाख रुपया देना है। तो यानी जब हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए उस समय हम सीधे लिख दिए कि टू परचेज 5 लाख रुपया, यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के मुताबिक वो 5 लाख का हमने पेमेंट कर दिया। लेकिन एक्चुअल में हमने वो 5 लाख रुपया का पेमेंट नहीं किया है। एक्चुअल में अगर 1 लाख रुपया अभी भी उसको देना बाकी है तो 5 लाख में से 1 लाख रुपये का पेमेंट हमने नहीं किया है, सिर्फ 4 लाख रुपये का पेमेंट किया है। चूंकि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने 5 लाख रुपया एज ए एक्सपेंसेस के तौर पे दिखा दिया, यानी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के मुताबिक हम ये एज्यूम कर लिए कि 5 लाख रुपया मेरा पेमेंट हो चुका है। वो 5 लाख रुपया घटाने के बाद मेरा नेट प्रॉफिट आया है। तो अगर हमको कैश फ्लो के मुताबिक नेट प्रॉफिट निकालना है तो वहां पे 5 लाख रुपया हमने पेमेंट नहीं किया है, 4 लाख रुपया ही पेमेंट किया है। 1 लाख रुपया हमको यहाँ पे ऐड करना होगा। तो ये हमेशा आपको जो है कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होगा। अगर आप कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, कैश मीन्स कैश या बैंक बैलेंस, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो आपको कैश फ्लो बनाने में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। आज का वीडियो दोस्तों यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद।